उधमपुर बाड़मेर में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करेंगे चुनावी सभा। मनीष सिसोदिया को मिलेगी बेल, आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया, होगी उनकी याचिका पर सुनवाई। के कविता पर सीबीआई ने कसा शिकंजा, के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी, रिमांड की जाएगी मांग। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, बिहार की 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का कर सकती है ऐलान। 15 अप्रैल के बीच बारिश के आसार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन आज, चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना, भक्तगण पहुंच रहे हैं मंदिर दर्शन पूजन करने के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर, एटा से मोहम्मद इरफान प्रत्याशी किए गए घोषित। धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी को मिला टिकट। फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे बनाए गए प्रत्याशी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य को दिया गया टिकट। रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को बनाया प्रत्याशी। फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे बनाए गए प्रत्याशी। बसपा ने जारी की 9 प्रत्याशियों की सूची। आजमगढ़ से भीम राजभर को दिया गया टिकट। घोसी से बालकृष्ण और बस्ती से दयाशंकर मिश्रा को दिया गया टिकट। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो बसपा ने 9 प्रत्याशियों की सूची एक बार फिर से जारी कर दी है, जहां पर कई महत्वपूर्ण लोगों को टिकट दिया गया है। चुनाव लड़ रही है और पिछली बार में जो 3 लिस्टें जारी हुई थी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारने थे, उसमें तकरीबन 24 प्रत्याशी उसमें उतारे थे। और आज एक नई सूची अभी कुछ देर पहले जारी की गई, जिसमें 9 लोकसभा सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 33 प्रत्याशी, 80 लोकसभा सीटों में 33 ऐसे प्रत्याशी जो उत्तर प्रदेश में बीएसपी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। पहला नाम ये बताया जाएगा कि भीम राजभर का है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से। उनको आजमगढ़ की तरफ से टिकट दिया गया है। दूसरी घोसी लोकसभा सीट है, जहां से बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया गया है। बालकृष्ण चौहान कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं और हाल ही में बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करके आए हैं, क्योंकि घोसी विधानसभा सीट पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के खाते में रही है। और अतुल राय यहाँ से सांसद थे, लेकिन अतुल राय का टिकट काट करके अब बालकृष्ण चौहान को वहां पर टिकट दिया गया है। तीसरी सीट एटा से, जहां पर मोहम्मद इरफान को टिकट दिया गया है। साथ ही साथ धौरहरा, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज, इन सभी सीटों से अपना अपना प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने उतार दिया है। और ये कहा जा सकता है कि 33 लोकसभा सीटों से जो प्रत्याशी है बीएसपी की तरफ से, उनकी घोषणा कर दी गई है और बाकी प्रत्याशियों की सूची आना जल्द ही मुमकिन बताया जा रहा है। प्रत्याशियों की सूची आना जल्द ही मुमकिन बताया जा रहा है। बसपा की ओर से रैलियों का भी आयोजन किया जा रहा है और लगातार प्रत्याशियों की सूची जो है वो भी सामने आ रही है। बसपा
की तरफ से आकाश आनंद लगातार रैलियां जी। कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से उत्तराधिकारी भी हैं और मायावती के भांजे भी हैं आकाश आनंद। इसलिए आकाश आनंद के हाथ में कमान है कि तमाम जिलों में जा कर के वो रैलियां करते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उनको संबोधित करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो उपलब्धियां हैं तो जरूर उनको साझा करते हैं और जरूर कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर देश में केंद्र की सरकार आएगी तो क्या कुछ लोगों के लिए करेगी। तो जरूर एक कहा जा सकता है कि जो अकेले चुनाव लड़ रही है लोकसभा चुनाव का, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती है। ऐसे में बहुत सारी जो बयानबाजी है वो भी देखने को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मिलती है। तो रैलियों का जो आयोजन है वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चल रहा है। हालांकि मायावती अभी तक किसी रैली में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुई है। तो ये भी देखा जा सकता है कि जल्दी आने वाले समय में जो लोकसभा सीटें हैं, जो प्रत्याशी इन्होंने उतारे, उनके समर्थन में क्या मायावती भी रैलियों में जा करके अपना संबोधन शुरू करेंगी, लोगों के लिए पक्ष में वोट मांगेगी और क्या कुछ लोगों को कहेंगी। लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से मायावती किसी रैली में शामिल होने की खबर जो है वो नहीं आई है। बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से बसपा की ओर से जो है आकाश आनंद रैलियां कर रहे हैं और मायावती फिलहाल अभी एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उससे पहले मायावती भी एक्टिव मोड में नजर आएंगी और रैलियों को संबोधित करती हुई दिखेंगी। बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे तक ज़्यादा जानकारी पहुँचाने के लिए। बता दें कि बसपा ने 9 प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बसपा जो है वो भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आज सीएम का सहारनपुर दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। 2 जनसभाओं को सीएम करेंगे संबोधित। बड़गांव, देवबंद और गंगोह में होगी रैली। वहीं 12:15 पर नवीन मंडी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:15 पर सहारनपुर के गंगोह में रैली संबोधित करेंगे। तो वहीं 1:30 यानी कि 1:30 बजे देवबंद के बड़गांव में होगी रैली। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री अपने सहारनपुर दौरे पर हैं और 2 जनसभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। बड़गांव, देवबंद और गंगोह में मुख्यमंत्री करेंगे रैली। 12:15 पर नवीन मंडी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़गांव, देवबंद और गंगोह में करेंगे रैली। 12:15 पर नवीन मंडी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:15 पर सहारनपुर के गंगोह में रैली करेंगे संबोधित। 1:30 पर देवबंद के बड़गांव में होगी रैली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री का सहारनपुर दौरा है और 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। क्या तैयारियां कर ली गई हैं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए? निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जी के मुख्यमंत्री संदीप, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच। संदीप, आपको रोकना चाहेंगे और रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहाँ पर आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल को ही वोट देते हैं। तो अब बीजेपी को पता चल गया है, अब इनको पता चल गया है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ये लोग साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। दूसरा कारण, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहा है, वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम।
चाहे वो फ्री बिजली देना हो, 24 घंटे बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देना हो। इन लोगों को पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली छोड़िए, किसी भी अपने राज्य में ऐसी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा इनको खतरा हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के वादे से, जो इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि हर महीने 1000 रुपए दिल्ली की हर महिला को मिलने वाले हैं। और इन पॉलिसीज को रोकने के लिए, दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए मिलने से रोकने के लिए आज ये राजनीतिक साजिश रची जा रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक स्पष्ट जनादेश दिया है। इस जनादेश के तहत कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करके, कॉन्फिडेंस मोशन लाके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अपनी मेजॉरिटी को साबित किया है। यह बिल्कुल साफ है कि भारत के संविधान के तहत किसी सरकार की मेजॉरिटी होते हुए, किसी सरकार के पास जब उनके हाउस का कॉन्फिडेंस होता है तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 2016 में भी उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट ऑर्डर किया था और सरकार के पास फ्लोर टेस्ट में कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेस होने के बाद राष्ट्रपति शासन के आदेश को खारिज कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का ओवरवेलमिंग कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि अगर आप ये राजनीतिक साजिश करने की कोशिश करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा और दिल्ली की जनता के स्पष्ट जनादेश के खिलाफ होगा। तो वही बता दें कि यहाँ पर आप आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। दोबारा से रुक कर रहते हैं खबर का, जहाँ पर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर दौरे के बारे में बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री आज सहारनपुर दौरे पर है और 12:15 पर नवीन मंडी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 जनसभाओं को आज सीएम करेंगे संबोधित। बड़गांव, देवबंद और गंगोह में होगी रैली। 12:15 पर नवीन मंडी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़गांव, देवबंद और गंगोह में करेंगे रैली। 12:15 पर नवीन मंडी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:15 पर सहारनपुर के गंगोह में करेंगे रैली। वहीं 1:30 बजे देवबंद के बड़गांव में होगी रैली। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा। 2 जनसभाओं को सीएम करेंगे संबोधित। बड़गांव, देवबंद और गंगोह में करेंगे रैली। 12:15 पर नवीन मंडी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़गांव, देवबंद और गंगोह में करेंगे रैली। 12:15 पर नवीन मंडी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:15 पर सहारनपुर के गंगोह में करेंगे रैली।
और हमारे साथ संवाददाता संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो आज सीएम सहारनपुर दौरे पर है, 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए? देखिए मीतू, निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण दौरा है सहारनपुर का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पश्चिमी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य जनपद हो, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि आज सहारनपुर में जो कार्यक्रम होने हैं, जनता को संबोधित करना है, इसके साथ साथ में लगातार जो है सहारनपुर की जनता से अपील करना है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरंतर जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नब्ज टटोलने में लगातार लगे हुए हैं। चाहे हम एक दिनों में 3 जिलों की बात कर ले, वहां जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सहारनपुर की जनता को लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी बड़ी सौगात दिए हैं, लेकिन वहां पे कई विकास कार्यों का जो है वो लोकार्पण करते नजर आए थे। लेकिन अब की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर आज कई जनसभाएं हैं उनकी, उन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था और रास्तों की अगर हम बात कर लें तो वहां पे कड़े व्यवस्था किए गए हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं सहारनपुर, क्योंकि देवबंद जैसी जगह पे जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे वहां की जनता जरूर उनसे सुनने के लिए वहां पे पहुंचेगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तमाम राज्यों से उनके दौरे करके डिमांड भी आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का आज सहारनपुर दौरा है। मुख्यमंत्री आज सहारनपुर पहुंचेंगे और वहां पर रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का मुरादाबाद दौरा आज, मुरादाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह का मुरादाबाद दौरा आज, मुरादाबाद में जनसभा संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। 11:15 पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद दौरे पर है और गृह मंत्री अमित शाह 11:15 पर मुरादाबाद पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। 11:15 पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह का मुरादाबाद दौरा आज, मुरादाबाद में जनसभा संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे जनसभा। 11:15 पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, आज मुरादाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते नजर आएंगे। क्या इसके अलावा भी उनका कोई कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया गया हो? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह आज जो है मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे, वो जब यानी कि माना जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले ये उनका चौथा दौरा होगा जब उत्तर प्रदेश में वो आएंगे और उत्तर प्रदेश की नब्ज जो है टटोलने का प्रयास करेंगे। लगातार जो है अमित शाह हो या बड़े नेता हो, वो लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं कि आखिर कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को कमजोर बता रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसी जगहों पर लगातार चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो वो दौरा कर रहे हैं, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर अमित शाह जी हो, तो लगातार ऐसी जगहों का दौरा जो है वो निर्धारित कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है लगातार अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वोटों की मांग। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज मुरादाबाद का जो दौरा है उस दौरे के देखा जाए तो लगातार वहां पे व्यवस्था कर ली गई है, कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी मौजूद रहेंगे, तो साथ ही साथ मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुरादाबाद में एक बार फिर से जो है कमल खिलाने को लिए बेताब है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुरादाबाद में अमित शाह का दौरा होगा, काफी महत्वपूर्ण दौरा होगा। लोग जनता
उनको सुनने के लिए जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुरादाबाद की अगर हम बात करते हैं तो मुरादाबाद में जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उनकी जो आज के जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं अमित शाह। और इसको लेकर के जो अपडेट है वो साफ तौर पे जिस तरीके से अमित शाह के इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्याशी को का जो संबोधन होगा उसमें भी जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक बार फिर से अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर के लगातार वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आएंगे। जी, कि जिस सीट पर बीजेपी को लगता है कि उस सीट पर उनकी जीत थोड़ी मुश्किल है, टक्कर जो है वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है, उसको लेकर के उस सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने के लिए बीजेपी से वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। लगातार उनके स्टार प्रचारक वहां का दौरा कर रहे हैं। संदीप, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी संदीप, देखा जाए तो सवाल क्या एक बार फिर से रिपीट करिए। जी देखा जाए तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो सीटें जहां पर बीजेपी को लगता है कि उनकी पकड़ वहां पर मजबूत नहीं है, तो वहां पर लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्टार प्रचारक दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं? निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 2019 के हुए लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा मिला था। बहुजन समाजवादी पार्टी के कई जो उनके अपने उम्मीद प्रत्याशी थे वो जीत करके सामने निकल के आए थे। तो जो वो सीटें थी, 5 वो सीटें थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद को कमजोर बता रही थी, खुद को कमजोर समझ रही थी, तो वहां पर सबसे ज्यादा उन बड़े नेताओं का पहुंचना जो है शुरू होगा। यानी कि अब 19 तारीख आखिरी डेट है वहां पर नामांकन की, माफ करिएगा मतदान की होनी है 19 तारीख को वहां पर। और इसको लेकर के जो पहला चरण है, पहले चरण को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को मैदान में उतार रही है जो कभी मतलब पहले चरण को लेकर के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सीट थी उसमें उनका काफी ज्यादा महत्व रहा है। हम अगर भूपेंद्र चौधरी की अगर बात करते हैं तो जहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, वो सीटें बीजेपी न जीत पाई हो, तो उस पर इस बार बीजेपी का खास फोकस है। विशेष रणनीति के तहत ये कार्य किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं अखिलेश यादव का पीलीभीत दौरा आज, आपको बता दें कि पूरनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का पीलीभीत दौरा आज, पूरनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12:30 बजे पीलीभीत में समाजवादी पार्टी की जनसभा होगी। प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार के पक्ष में होगी चुनावी सभा। अखिलेश यादव का पीलीभीत दौरा आज, पूरनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12:30 बजे पीलीभीत में समाजवादी पार्टी की होगी जनसभा। प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार के पक्ष में होगी चुनावी सभा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो आज अखिलेश यादव पीलीभीत दौरे पर हैं और साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या इसमें गठबंधन की नजर, गठबंधन जो है वो देखा जा सकेगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच? देखिए, बिल्कुल पीलीभीत की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी की तरफ से क्योंकि वहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जतिन प्रसाद को उतारा है और इस वर्तमान में पीलीभीत की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में, क्योंकि वरुण गांधी का मौजूदा सांसद का टिकट काट करके बीजेपी ने जतिन प्रसाद को टिकट दिया और जतिन प्रसाद वहां से उम्मीदवार है, तो उनके सामने भगवत सरनवार को खड़ा करके उनके लिए जीत हासिल कराना अखिलेश यादव को एक बड़ा चुनौतीपूर्ण खेल होगा। और उसी के चलते आज अखिलेश यादव लखनऊ से पीलीभीत जाएंगे और चुनावी जनसभा करेंगे और जो पूरनपुर इलाका है, जो नगर क्षेत्र है, वहां से जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने पक्ष में वोट मांगेंगे। भगवत सरन संगवार
बहुत पहले 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, और लेकिन कुछ एक बार हार दर्ज करने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और 2012 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा में जब सपा की सरकार थी, तब वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी थे। तो भगवत सरन गंगवार समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प थे, और इसीलिए शायद सपा ने बिल्कुल शिवा, बिल्कुल जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए कांटे की टक्कर होने वाली है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका। और इसी बीच रुक कर लेते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट का, जहां पर आज की कविता की पेशी होनी है, और तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इसी बीच एक खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन हो चुका है शुरू। 10 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी होगी। 12 जिलों के 10 लोकसभा सीटों पर नामांकन होगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली के लिए नामांकन होगा। 10 सीटों में 8 सीटें सामान्य के लिए, 2 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे चरण के लिए 10 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी होगी। 12 जिलों के 10 लोकसभा सीटों पर होगा नामांकन। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद में नामांकन होगा। शिवा, देखा जाए तो नामांकन प्रक्रिया जो है वो दूसरे चरण के लिए शुरू कर दिया गया है, और 12 जिलों की 10 सीटों पर नामांकन होना है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आज से तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और आज से जो प्रत्याशी हैं तमाम जिलों के अलग अलग लोकसभा सीटों के वो नामांकन दाखिल करेंगे। इसमें 12 जिलों में 10 लोकसभा सीटें हैं। पहली सीट संभल, दूसरी सीट हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और आंवला, बरेली है। ये सभी 10 लोकसभा जो सीटें हैं वो बेहद ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। और आज से जब इनके नामांकन शुरू होंगे तो इसकी अंतिम तिथि जो है वो 19 अप्रैल की बताई जा रही है, और इन दिनों के बीच में नामांकन होंगे। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और अपने अपने इलाकों में चुनावी जनसभा करेंगे। तो ये बहुत खासतौर से कहा जाता है कि जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो प्रक्रिया है वो कल की तरफ से जारी कर दी गई हैं, और ये जरूर कहा गया है कि जो भी प्रत्याशी उस इलाके से मैदान पर उतरे वो तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पहले एक एडवाइजरी जारी कर रखी है, और वो उस एडवाइजरी को पूरा फुलफिल करें, पूरी तरीके से निभाएं। तो इन सभी सीटों पर जो तमाम प्रत्याशी हैं भारतीय राजनीतिक दलों के, उनको उतार दिया गया है, और तमाम सीटों के कुछ और लोग भी जो बचे हुए हैं, और जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से चालू हो गई है। हालांकि जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो सीटें हैं उन पर बीजेपी भी विशेष रणनीति के तहत, तमाम विपक्षी दल भी विशेष रणनीति के तहत अपनी नजर बनाएंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए नामांकन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शिवा, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए की न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।